डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी RIE बीएड का पेपर 29 जून को है, तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशन रखा जा रहा है। द सेशन इज नॉट जस्ट रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या सिलेबस वगैरह में लेकर क्या बातों का हम ध्यान रखें। डीप डाउन हमको ये भी एक फोकस पॉइंट में हमारे होना चाहिए कि हम कोई सा भी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या कोई सा भी और फॉर्म फिल किए हैं, उसके बाद भी हमको एनसीईआरटी RI बीएड का फॉर्म फिल करके पेपर देना चाहिए और अपना लेवल जरूर से चेक करना चाहिए कि क्या मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं। देखिए एनसीईआरटी RI से बीएड करना सभी कैंडिडेट्स के एक टॉप प्रायोरिटी में रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया में टीचर एजुकेशन के मसलों में जो भी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी RI से आपका इस मसले में वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द प्रीमियम एक्सपीरियंस जरूर रहेगा। एंड प्लेसमेंट सेल वगैरह भी एनसीईआरटी RIE का काफ़ी एक्टिव है। और एनसीईआरटी RI बीएड का जो आप पेपर स्ट्रक्चर देखोगे तो पेपर स्ट्रक्चर भी थोड़ा सिंपल सा है। पेपर स्ट्रक्चर सिंपल सा है से मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आप एनसीईआरटी RI बीएड का पेपर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अच्छा ये लोग 20 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज से पूछ रहे हैं, 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से पूछ रहे हैं, एंड 30 क्वेश्चन ये आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछ रहे हैं। तो वो जो पेपर स्ट्रक्चर है ना वो बहुत सिंपल है। मतलब बात समझने की कोशिश करो कि 80 क्वेश्चन में अगर तुमसे 30 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक है जिसको 10 दिन भी लगातार घिस दोगे तो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन सडनली वो 30 क्वेश्चन तुमसे मान लो कहे कि हम सोशल साइंस से पूछेंगे, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी पूछ सकते हैं, या बोल दे कि जनरल साइंस से पूछेंगे, डजेंट मैटर कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो वो पढ़ना फिर कठिन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज एक एवरेज कैंडिडेट को भी अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन देता है आउट परफॉर्म करने का, क्योंकि पेपर स्ट्रक्चर सिंपल है। अब उदाहरण के तौर पर मान लो कोई बच्चा यहाँ बैठा हो जो हिंदी मीडियम का हो और जिसका हिंदी बहुत अच्छा हो, तो इससे उसको एनसीईआरटी के RI बीएड में कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं है। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है, कोई यहाँ ऐसा बच्चा हो जिसका जनरल साइंस बहुत कमजोर हो, जिसका जीके बहुत कमजोर हो, और जिसका बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके का जितना भी एरिया है पूरा बहुत कमजोर हो, उसके बाद भी उसकी इंग्लिश ठीक हो, तो उसको एनसीईआरटी RI के पेपर में एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन उसको लैंग्वेज का देखने के लिए मिलेगा। दैट सिंपली गोज फॉर इंग्लिश। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए उतना ही नया है जितना कोई बच्चा पिछले 5 साल से अपने इंस्टीट्यूट में टॉपर हो, या फर्स्ट टाइम वो आ रहा हो, या एकदम ऐसा हो कि वो बॉटम 5 में अपने क्लास में आता हो। तो सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड इक्वली उतना ही नया है। तो देखो यार ना, एग्जाम में ना क्वालिफाई करने के लिए ना पेपर स्ट्रक्चर कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। तो एनसीईआरटी RI का जो आप पेपर स्ट्रक्चर देखोगे ना, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड सा पेपर स्ट्रक्चर है कि सिंपल सा हम 20 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेंगे, 30 क्वेश्चन हम मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछेंगे, 30 क्वेश्चन हम टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछेंगे। तो इसका एडवांटेज ये मिलता है कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है तो वो इस एग्जाम में इजिली मेक थ्रू कर सकता है। एंड एज फार एज लर्निंग और सीखने के दृष्टिकोण से बात है तो एनसीईआरटी RI बीएड इज नो डाउट अनमैचेबल। एंड अबव दैट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फी वगैरह का भी कंसर्न रहता है, तो एनसीईआरटी से बीएड करने का एनुअल फीस ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार रुपए के ही अराउंड है, उससे ज़्यादा उसका फी नहीं है। तो देखो ये सारे एंगल्स भी होते हैं। प्लस बहुत से ऐसे लोग होता है भाई घर से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे बीएड के संस्थाएं हैं जिनके पास खुद का हॉस्टल वगैरह हो, तो वो आपको एनसीईआरटी RI में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड कोई इस सेशन को यूट्यूब पर बाद में देख रहा है, या जितने लोग ये सेशन में ज्वाइंड हैं या नेक्स्ट 2-3 डेज में देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 18 जून जो है फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 जून इज द लास्ट डेट, राइट शर्वानी मैम? 17 जून। ठीक है, तो खैर लेट्स नॉट गो इन द लास्ट डेट। जितने भी कैंडिडेट्स को अब तक फॉर्म फिल करना है, मोस्ट प्रोबेबली वो लोग अभी तक भर चुके होंगे। लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना चाहिए। एंड योर एग्जाम्स आर ऑन 29 जून। ठीक है, तो एग्जाम को मेक थ्रू करना कोई इतना टफ टास्क नहीं है अब। एंड हाँ, जैसा कि हमें पता है कि अभी तक पेपर ऑफलाइन होता था। ठीक है, 2025 से यानी कि इस साल से कंप्यूटर में पेपर होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में पेपर होगा। तो पेपर भी इस साल ऑनलाइन होने वाला है।
रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी आरआई ने चेंज किया है तो आप उसको अपने प्रायोरिटी में रखिए, अपने माइंड में रखिए इस बात को। एंड ऑल्सो देखिए, जब टीचिंग फील्ड में करियर बना रहे हैं, टीचिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, देखो यार, किसी भी फील्ड में आप करियर बना रहे हैं, आपका अप्रोच ना लिथार्जिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका अप्रोच बहुत कैजुअल नहीं होना चाहिए। कैजुअल इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अरे चलो यार कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो बीएड कर लेते हैं, अरे ये मेरा बैकअप प्लान है, अभी तो हम किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैंने अमूमन देखा है कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें तो उनका सिलेक्शन होता नहीं है, साथ में जो बीएड वगैरह कर रहे थे होते हैं वहां भी उनसे कुछ खास उखड़ नहीं रहा होता है, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि कभी उन्होंने उस कोर्स को सीरियसली फॉलो अप किया ही नहीं, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीएड, जैसे कि मैं सभी सेशंस में कहता हूं, तुमको अच्छे खासे लोग मिल जाएंगे जो एमबीए करने के बाद फालतू घूम रहे होंगे, जो एमटेक करने के बाद फालतू घूम रहे होंगे, जो बीएड करने के बाद फालतू घूम रहे होंगे, जो एमबीबीएस करने के बाद भी लगे होंगे कि तुम्हारा किस तरह से एक किडनी निकाल के वो बेच दें, ठीक है। तो सभी फील्ड में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर टीचिंग फील्ड ऑल्सो। यहां पर भी अगर आप करियर बनाने आ रहे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं शाम को 5,000 रुपये बनाने में संघर्ष करते हैं, 25,000 रुपये बनाने में संघर्ष करते हैं, और इसी टीचिंग फील्ड में ऐसे लोग भी हैं लाखों लाख कमा रहे हैं। विद टाइम आपको ये चीज़ बाइफर्केट करने आना चाहिए कि हम जस्ट बिकॉज कोई अमीर है तो हम उससे चिढ़ते हैं या उससे जलन रखते हैं, सोचते हैं कि अच्छा अमीर आदमी है तो भ्रष्ट ही होगा, जैसा एक मेंटालिटी जैसा हमारी सोसाइटी में बना रहता है, या अमीर आदमी है तो मेहनत से नहीं कमा रहा होगा। अगर आप उस माइंडसेट से अगर नहीं बिलोंग करते हो, आप बाहर निकलोगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ देखना चाहिए कि जो लोग उस फील्ड में 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहे हैं पर मंथ, वो लोग ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उनका नॉलेज और टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप सेल्फ में वो चेंज नहीं ला पाओगे, ठीक है। आपको लग रहा है 20,000 मिल रहा है और अगला 1 लाख रुपया कमा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कोई चोरी कर रहा है। नहीं यार, आपको ये भी देखना चाहिए कि मेरे काम में, मेरे नॉलेज में और उसके काम में और उसके नॉलेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, वो क्या चीज़ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी अच्छे संस्था में सेलेक्ट होते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि आपको वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर थोड़ा सा कंपटीशन किसी भी और जगह से बेहतर मिलेगा, जहां पर ज़्यादा बेहतर आपको माइंडसेट, ज़्यादा बेहतर ब्रेन्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज तो किसी भी इंस्टीट्यूट में आजकल बच्चे इसी काम में लगे रहते हैं, असाइनमेंट्स करो, लिपापोती करके ये असाइनमेंट सबमिट करो, असाइनमेंट सबमिट करो, होना जाना उससे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना तो कहीं जो अच्छे संस्था होते हैं वहां पर हमको ये थोड़ा सा, बहुत मार्जिनल मैं बता रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट देखने के लिए मिलता है कि इन इंस्टीट्यूट्स में आपको एक एडिशनल एज ये देखने के लिए मिलेगा कि जो भी नई चीज़ें आती हैं मार्केट में, एटलीस्ट वो उस पर काम करें ना करें, एटलीस्ट उस पर वो बात कर रहे होते हैं, एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए यार, ये चीज़ समझिए कि सभी फील्ड में ना बहुत सारा स्कोप है, लेकिन उस फील्ड में भी कैसे लोग मेहनत करके सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि रैंडमली आदमी, जैसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर तमाम इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल कर रहे होंगे या किए होंगे, तो उनको तमाम 3-5 कॉलेजेस से फ़ोन भी आने लगा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ होंगे ऐसे, कोई ऐसा है जिसको किसी कॉलेज वाले से फ़ोन आया हो कि हमारे यहाँ एडमिशन ले, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत से कॉलेज वाले जा रहे हैं, आपको अभी से फ़ोन करना शुरू कर दिए होंगे कि हम फलाना कॉलेज से बोल रहे हैं, आपका इस यूईटी में इतना स्कोर आया, अरे 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 आप आइए हमारे एडमिशन लीजिए, अच्छा आईपी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म फिल किया था, आइए हमारे एडमिशन ले लीजिए। यार पता है जिंदगी में ना, मतलब बहुत मोटे मोटे, बहुत क्लिष्ट, बहुत कठिन प्रश्नों को नहीं सुलझाना चाहिए। अगर आप देखना चाहते हो तो वास्तविकता आपके सामने रहती है। अगर आप देखना चाहते हो, आप आंख बंद कर लोगे तो भी आपको पता है कि आपके बाहर, आंखों के बाहर आपकी रोशनी है कि नहीं है। तो अगर आप आंख बंद भी किए रहोगे, बाहर कोई लाइट जला दे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। उसी तरह एडमिशन में भी है, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा, नहीं देखना चाहोगे तो आप इस बात में खुश हो जाइए कि हमको फलाना कॉलेज ने फ़ोन किया था, उसने बोला कि भैया आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया था, आपका इतना रैंक आया है सर, आप एडमिशन लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। देखो यार, जो भी ढंग की यूनिवर्सिटी या संस्थाएं होती हैं ना, उनको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वहाँ तो पहले ही गला काट प्रतियोगिता लगा हुआ है, ठीक है। अकेले आपको एक एग्जाम्पल दें,
अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में जितना सीट है उससे ज़्यादा बच्चे दिल्ली बैट से प्रिपेयर करते हैं। मान लो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में 250 ही सीट होगा, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे दिल्ली बैट्स पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं एक सेशन में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो कभी जरूरत ही नहीं फोन करने की, क्यों फोन करेंगे आपको? किसी भी ढंग की यूनिवर्सिटी को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गुड यूनिवर्सिटी। तो तुम जब ये पूछते हो तो अपना खुद से कॉमन सेंस यूज कर लो भाई, ठीक है? तो आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा। लेकिन अब होता क्या है कि यार जिस बच्चे को एडमिशन लेना होता है ना, वो भी बहुत डिलेमा में फंसा रहता है। उसके घर में मल्टीपल टाइम डिस्कशन हो रहा होता है कि तुमको क्या करना है, तुम तैयारी कर लो, बैंक का तैयारी कर लो, एसएससी का तैयारी कर लो, बीएड का तैयारी कर लो, ये फॉर्म आया है, वहाँ देख लो बिहार में ये वैकेंसी आया। तो बच्चे जो है ना वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और अंत में घर वाले क्या कह देंगे, देख लो तुमको जो अच्छा लगे वही करो, ठीक है? ये ना रहे भविष्य में कि हम तुमको रोके हैं। सारा राय देने के बाद, सब कुछ बताने के बाद क्या करना चाहिए, अंत में कह देंगे कि देख लो तुमको जो करने का मन हो कर लो, ठीक है? और इतना फ्रीडम आपके पास नहीं रहता कि आपको जो करने का मन करेगा आप कर लोगे। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि फिर जिस भी फील्ड में आप करियर बना रहे हो, थोड़ा सा सीरियस होने के बजाय अगर आप सिंसियर रहोगे कि हम ये देखें कि अच्छा यहाँ पर ये कोर्स करिकुलम में एडमिशन कैसे होता है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है, इस इंस्टीट्यूट से कैसे लोग निकल रहे हैं। और इंटरनेट के ज़माने में इस चीज़ सर्च करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? आप 2 बार सर्च करके चेक करोगे कि कैसे और बच्चे जो है जो भी इस फील्ड में जो लोग अच्छा करियर बना रखे हैं वो किस तरह से जो है अच्छा करियर बना रखे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है? और रही बात कुछ रही कहीं कसर रह जाएगी, तो दिल्ली बैट जैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको इस मसले में असिस्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आप भी टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाने को लेकर इच्छुक हो तभी। अदरवाइज होगा क्या, तुम कुछ भी करने जाओगे, तुम्हारे आगे नित्य नया समस्या आ जाएगा। कभी किसी के फैमिली में कुछ हो जाएगा, कभी कोई नए एग्जाम का डेट आ जाएगा, कभी कोई नया सरकारी फॉर्म निकल जाएगा, और होगा क्या कि कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे होगे, ठीक है? तो टीचर एजुकेशन के फील्ड में भी करियर बना रहे हैं तो इतना कोशिश हमको जरूर करना है कि साल 2 साल हमको ढंग से देना है अपने सीखने पर, अपने स्किल पर, और अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से हमें हमारे करने की कोशिश होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि किसी भी अच्छे संस्था में सेलेक्ट होने के लिए थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको तैयारी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा। तो इससे तो सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ ये डेवलप होती है कि पहले तो एक संघर्ष वाला ट्रेड भी डेवलप होता है, और आपको ये बात भी समझ में आती है कि यार नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अगर एंट्रेंस एग्जाम में मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं क्या झुंझुना पीट रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता हूँ, मैं फलाना चीज़ का तैयारी करता हूँ और मेरा और कोई करियर में प्लान है। बिल्कुल वैसे ही बात है कि देखना चाहोगे तो दिखेगा, ठीक है? आप देखना चाहोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार मेरा नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हो रहा है, और मैं यहाँ बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, बीएड तो मेरा बस बैकअप प्लान है, और सीयूईटी में स्कोर कितना है 5000, रैंक कितना आ रहा है इनका 5000 10,000 रैंक आ रहा है, और बोल रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं बड़े एग्जाम का। तो देखिए यार क्या है ना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी बड़े एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो उसका भी जो सिलेबस है या जो क्वेश्चन वहां पूछ रहा है कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन, और ये सारा कुछ आपको यहां भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं अच्छा कर रहे हो तो आप सडनली वहां अच्छा करने लगोगे। तो बस इतना कहने का सेंस है कि देखो यार, जितना दिन भी जितना समय भी इस फील्ड में दीजिए, ढंग से शिद्दत से कोशिश करके दे लीजिए, और एक लर्निंग का टाइम होता है। अगर आपकी सही लर्निंग है तो आपकी अर्निंग भी सही रहेगी। द की थिंग इज दैट फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। तो उस पर आप कंटिन्यूअस फोकस करिए, बाकी के अपने जो भी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह हैं विद द टाइम आप इंप्रूव करते रहिए। एंड उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि अगर हमको एडमिशन लेना है तो सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि हमको मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्शन ओपन रहेगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन रहती है, उतना ज़्यादा आप एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, इन चीज़ों से दूर रहते हो। मान लो कि कोई बच्चा सीयूईटी का पेपर दिया, उसका पेपर में नहीं अच्छा रैंक आया, लेकिन उसने आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर दिया, आईपी यूनिवर्सिटी में उसका 150 रैंक आ गया लेट से, तो देखो कि बहुत डिसअपॉइंट नहीं हो रहा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा कुछ तो है जो मिल सकता है। कोई जामिया का फॉर्म फिल किया होगा, किसी का जामिया का पेपर ठीक किया होगा, उसका रिजल्ट आने वाला होगा, तो उसको लगेगा यार मेरे को इंटरव्यू का कॉल आ सकता है कि नहीं,
उसी तरह कोई एनसीईआरटी आरआई का फॉर्म फिल करेगा। तो होता क्या है ना, ये ऑप्शंस भी आपको बहुत ही मानसिक रूप से पैनिक में नहीं आने देते हैं। जो बच्चा सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी का, और उसने गलत पेपर कोड का पेपर दे दिया होगा, तो उसको इस बात का एहसास नहीं है कि इस साल उसका एडमिशन नहीं होने वाला है। और वो लीपापोती के लिए क्या करेगा, सर हमको फलाना यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फोन आया था, सर हम एडमिशन ले लें क्या? आप देखना चाहोगे तो आपको दिखेगा कि आपको क्यों फोन किए हैं। ठीक है, वो बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप 1.5 लाख रुपए लाके उनको दो। तो देखो यार, ये चीज अपने माइंड में रखिए कि थोड़ा सा वो कॉम्पिटिटिव एज वाला भी स्पिरिट आए, और 3-4 ऑप्शंस ओपन रखिए। और उसी में कोई ऐसा बच्चा है जो आरआई का फॉर्म अभी भी फिल नहीं किया है और इस सेशन में ज्वाइंड है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एनसीईआरटी आरआई का फॉर्म फिल करिए, पेपर दीजिए, सिलेबस को देखिए, आखिरी के 15 दिन, आखिरी के 10 दिन, आखिरी के 7 दिन, आखिरी के 5 दिन, जितना भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट उसमें हो सकता है इम्प्रूव करिए और कोशिश करिए कि आपका उसमें सिलेक्शन हो। और हाँ, कोई ऐसा है कि सर मेरे घर वाले तो एनसीईआरटी में, फलाना एनसीईआरटी में भेजेंगे ही नहीं क्योंकि जो है वो मेरे घर से दूर पड़ता है, या ये है वो है कि सर दूर पड़ता है तो घर वाले नहीं भेजेंगे, तो हम क्या करें? देखो यार वो तुमको बुला भी नहीं रहा, कुल जमा बात है ये बातें तो आप तब कही जब आपका सिलेक्शन हो जाए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप ये बात बोलिए कि नहीं नहीं सर हमको उस संस्था में नहीं जाना है, वो मेरे घर से दूर पड़ रहा है। एक तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा है, एक तो वो बुला भी नहीं रहे हैं, उसमें भी तुमने अपना अलग टर्म्स कंडीशन लगा रखा है कि मेरे घर वाले हमको भेज नहीं रहे हैं। अरे तो तुमको कौन सा वो इंस्टीट्यूट वाले बुला रहे हैं? ठीक है, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है कि जो आपको बुला रही है और जो तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं हमको नहीं जाना है? क्योंकि अगर एक बार आपका किसी अच्छे संस्था में सिलेक्शन होता है ना, तो सिर्फ आपका नहीं, आपके घर वालों का भी मूड और प्लान चेंज हो जाता है। जब वो देखेंगे ना कि घर के पास वाले कॉलेज में 1 लाख रुपए फीस लग रहा है, 1.5 लाख रुपए फीस लग रहा है, और बच्चे को साल भर के लिए वहाँ बाहर भेज देंगे, वहाँ 14,000 है, 15,000 फीस है, तो तुमको ऐसा ये एहसास होगा जो तुम कह रहे थे, सर मैं तो लड़की हूँ, मेरे घर वाले तुमको नहीं भेजेंगे। अरे तुम्हारा भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई, अगर सिलेक्शन हो रहा होगा तो भेज देंगे। और अगर सिलेक्शन होने के बाद नहीं भेजते हैं तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा इतना रैंक था, मेरा इतना लेवल है, ठीक है, मेरा इतना लेवल है, इतना मैं इजीली मेक थ्रू कर लूंगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस आपके पास रहता है। एंड यार ये तो सिंपल सा नेचर का सिद्धांत है, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है खुद में, तो फिर बाकी का आपको किसी और चीज़ की मतलब विशेष आवश्यकता है नहीं, अगर उतना कॉन्फिडेंस आपको है खुद को लेकर। तो खैर, जिन भी कैंडिडेट से कुछ डाउट एंड क्वेरी है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इन मीन टाइम थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी आरआई बीएड के फॉर्म पर आ जाता हूँ। जिनको भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू क्वेरीज ऑफ यू पीपल शॉर्टली। अपना हैंड रेज कर लीजिए। यस मधु, आई एम कमिंग टू यू। तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी आरआई बीएड का जो फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन डेट वगैरह, जैसा कि हम वेबसाइट पर देख पा रहे हैं, माफ करिएगा थोड़ा, पहले मैंने गलत बोल दिया था, 18 जून, बेसिकली लास्ट डेट 17 जून है। ठीक है, तो 17 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। एंड हाँ, एग्जाम डेट है 29 जून। ठीक है, तो जो भी कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वगैरह सारा कुछ है, यहाँ पर आपको आके रजिस्टर वगैरह करना है। ठीक है, एनसीईआरटी आरआई बीएड की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। और बाकी का इन शॉर्ट अगर मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस पर थोड़ा सा बात कर लूँ, तो देखोगे कि एनसीईआरटी आरआई बीएड के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, और रीजनिंग एबिलिटी के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। टोटल पेपर में 80 क्वेश्चन आता है, 120 मिनट का होगा। एंड सिलेबस बेसिकली आपको आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस आप वो वाला देखिए जो मैंने डेली बाइट्स के यूट्यूब पर डाला है। ठीक है, ये थोड़ा सा ओल्ड सिलेबस है, डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को मैं डाउट एंड क्वेरी पर आता हूँ। जिनको भी कुछ डाउट है, जस्ट रेज योर हैंड, आई एम कमिंग टू यू पीपल। अरे यार क्या हुआ? ठीक है, आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर भी आओगे तो आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड का प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जितने भी एनसीईआरटी आरआई बीएड से जो भी डाउट है, एलिजिबिलिटी को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। किसी को कोई डाउट होगा तो मैं भी सेशन में भी ले लूंगा। उसी तरह आप देखोगे पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस यहाँ कंप्लीट डिटेल में मैंने बता रखा है। श्योरली पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस के लिए आप इस वीडियो को ही देखिएगा। बाकी के सभी आरआईज के फीस स्ट्रक्चर क्या है, डोमिसाइल वगैरह कैसे डिसाइड होगा, फॉर्म फिलिंग स्टेप बाय स्टेप क्या सारा कुछ रखना है, वो आपको एनसीईआरटी आरआई बीएड वाले प्लेलिस्ट में कंप्लीट तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा।
I'll come to doubt of you people and firstly I'll come to मधु जी। मधु बताइए। हेलो सर। हेलो मधु, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। सर बिल्कुल मुझे बताइए। पूछना था, अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा है और मैं भर रही थी तो उसमें ऑप्शन आया था ऑब्टेन मार्क्स। तो उसको मैं कैसे करूं, क्योंकि हमें जो मार्क्स मिले हैं कॉलेज सीजीपीए। में वो। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए नेट अपने हिसाब से। ठीक है, वो थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो चलेगा, कन्वर्ट करके उसको फिल कर दीजिए। और परसेंटेज लिखो फिर। हाँ हाँ हाँ, आपके रिजल्ट में पीछे दे रखा होगा कैसे कैलकुलेट करना ये है। यस सर, परसेंटेज तो पता है, तो परसेंटेज भरने से कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिल कर दीजिए। ओके सर, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू मधु। देन वेलकम टू अमन कुमार। शुभ संध्या सर। जी अमन बताइए। सर इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें? मतलब अब आरआई के एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं कि ऐसे ही इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है इसलिए पूछ रहे हैं? सर RI में नहीं हो रहा है। ये थी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का तो सिलेबस खत्म कर चुके हैं, बट इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसे अपोजिट वर्ड में देखिए एंटोनिम, अमन सुनिए, अगर साइनोनिम। आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और आप सोचते हैं कि सहसा 15 दिन में मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, तो दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो आप बस इतना कर सकते हैं कि एनसीईआरटी आरआई बीएड का इंग्लिश का सिलेबस उठाया, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन उन टॉपिक्स को लिख लिया। ठीक है, और देख लीजिए कि उसमें से कितना पढ़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म में आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है कभी उस पर चर्चा करना रहेगा, तो श्योरली सेशन के एंड में या कभी और बात कर लेंगे। ठीक है अमन। सर इसमें कितने लोग फॉर्म भरते हैं? अमन डजेंट मैटर, 10 आदमी भरें या 15 भरें, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुमको इससे मतलब होना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब बाकी शर्वानी मैम, डू यू वांट टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश की कैसे पढ़ें? लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी जो सर ने बताई वही बेस्ट है अमन। सर ने जैसे बताया कि टॉपिक्स आप नोट कर लो, और इन केस अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, होपफुली आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, यस मैम। ओके, तो अमन आप भी होपफुली मुझे सुन पा रहे हो। तो मैं Yes, भी ma'am, यही please बोलूंगी कि continue. लास्ट 15 डेज, जी, तो लास्ट 15 डेज में जो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी है उस पे आप ज्यादा फोकस करो, और इंग्लिश के लिए आप जो भी टॉपिक्स वगैरह है उसे नोट करके फिर प्रैक्टिस करो। देखिए, लैंग्वेज ठीक है, प्रोफिशिएंसी में जितना भी टॉपिक है आप इसको नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है, इसमें से सारा कुछ आप नहीं कर पाओगे अगर आप एकदम कोर हिंदी मीडियम के हो तो। ठीक है, एंड देखिए बाकी के लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए क्लास, जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर आप देखना सीखना चाहते हो तो आपकी चीज़ें अगल बगल चल रही होंगी, आप वहीं से देख के सीख सकते हो। देखिए एक कैंडिडेट कोई आता है, वो कह रहा है कि सर हमको एक, मतलब बच्चे की बातचीत से पता चल रहा है कि बच्चे को एकदम बुनियादी इंग्लिश में भी दिक्कत हो रहा है। आप सब समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा आपके सामने खड़ा होता है, वो ये कह रहा है कि बुनियादी इंग्लिश में भी मुझे दिक्कत है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, किसी बच्चे को कोई नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है। लेकिन इमेजिन करो कि वो बच्चा कह रहा है हमको टीचर बनना है। अब आप सोचिए कि बुनियादी इंग्लिश नहीं आ रहा है, आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हो और आपको बुनियादी इंग्लिश में समस्या है, तो दुनिया को इस बात से नहीं मतलब कि तुमको किस में समस्या है। ठीक है, आप जॉब करने जा रहे हो तो आप हमेशा अंडरपेड रहोगे फिर, क्योंकि आप बुनियादी चीजें लैक कर रहे हो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में यार, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या, आप कहीं भी मॉल में चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, फ्लाइट में चले जाइए, ट्रेन में चले जाइए, अगर इंग्लिश में टॉयलेट लिखा रहेगा तो नीचे हिंदी में शौचालय भी लिखा रहता है। मतलब यहाँ इंडिया में देखोगे इंग्लिश हिंदी एजुकेशन में एक बाइलिंगुअल के तौर पर यूज होता है। इट डजेंट मैटर कि आपका मीडियम क्या है, अगर आपको बुनियादी इंग्लिश में भी दिक्कत हो रहा है, आप सोचिए कि आपको टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है, तो इस दिक्कत के साथ वो करियर कैसे बेहतर बन पाएगा, जो कि बहुत हाईली अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसके बाद आदमी चूज करता है कि हमको बीएड करना है। तो जो बात मैं शुरुआत में एक्सप्लेन कर रहा था, विद प्रिपरेशन आप अपने खामियों को भी आइडेंटिफाई करते रहिए कि 2 साल बाद जब आप निकलें तो वो चीज़ें आपके लिए उतनी बड़ी चैलेंज ना रहें जितना 2 साल पहले थी। ठीक है, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए लागू होता है।
जैसे कोई बच्चा इंग्लिश का है, उसी तरह कोई बच्चा मेंटल एबिलिटी एंड मैथ रीजनिंग वगैरह का हो सकता है, उसी तरह किसी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में दिक्कत हो सकता है, उसी के लिए किसी के लिए जीके में, जनरल साइंस, कहीं पर भी दिक्कत हो सकता है। तो उस चीज़ पर आप काम करके विद टाइम इंप्रूव करना शुरू करिए। अगर आप देखना चाहोगे तो इमीडिएट लेवल पर आपको दिखेगा। आप सब खुद सोचिए कि आपको किसी टीचर से पढ़ना हो, आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हो, या आपके घर पर कोई आपके छोटे बड़े भाई बहन को कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है और उसको भाषा में ही बुनियादी समस्या हो, तो क्या आप उससे 100 रुपये देकर भी ट्यूशन पढ़ना चाहोगे? तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगा नहीं भाई। तो अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि फिर वैसा टीचर बनना भी नहीं है। खैर, आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। आई विल कम टू ज्योति कुमारी। यस ज्योति। हेलो सर। हेलो ज्योति जी, बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मैं ये डाउट था कि सर इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, फॉर्म फिल करिए। थोड़ा कॉमर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत तो है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है। सर उसमें इकोनॉमिक्स भी है। तो ठीक है, इकोनॉमिक्स को एज अ बेस सब्जेक्ट डाल के सोशल साइंस वाले से फिल करिए, पेपर दीजिए, ठीक है। और सर फॉर्म फिलअप के टाइम उसमें जो मार्क्स फिलअप करने के लिए पूछा जा रहा है, वहाँ पे जो मार्क्स ऐड करना है वो ग्रेजुएशन का ऐड करना है या फिर 12? ग्रेजुएशन का, समथिंग कॉल्ड एज कॉमन सेंस, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, देन आई विल कम टू राहुल मलिक। हेलो सर, बताइए। यस, बताइए राहुल। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार सर एक्चुअली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अलग से ही पेपर कोड था साइंस के लिए। इस केस में जस्ट लाइक आई वांट टू बी अ टीचर ऑफ साइंस सब्जेक्ट, तो इस केस में वैसा कुछ है या नहीं, कुछ नहीं है, सेम पेपर होगा सबके लिए। ओके, एंड जो बीएड में पढ़ाया जाएगा फिर तो वो अलग अलग होगा। इट डजंट मैटर क्या करवाते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करिए। आपका इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए वो क्या करवा रहे हैं, बीएड में नहीं करवा रहे हैं, वो उनका काम है। एक सजेशन लेना था आपसे। मैंने आईपीसी सेट का एग्जाम दिया था एंड उसमें रैंक इतनी कुछ खास नहीं है, इट्स अराउंड 473, ठीक है। तो सर मुझे आईपीयू का कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए एज पर योर ओपिनियन? देखिए यार, कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए इज अप टू यू। आपके टारगेट करने से तो मिल नहीं जाएगा, तो ऊपर के जो भी 2-3 कॉलेजेस हैं उनका आपको जो अच्छा लगे, आपके घर के पास हो, उसको अपना फिल कर लीजिए। जी सर, बट फिर भी मतलब इस रैंक में कोई ऐसा कॉलेज है जो मतलब लेवल बहुत ज्यादा हाई, कोई बात नहीं, बट कोई सा भर लीजिए, एससीईआरटी भर लीजिए, एमएसआईटी भर लीजिए, लीलावती भर लीजिए, जो भी आपके घर के पास हो इन सब में से। ओके सर, ठीक है, जो भी आपके घर के पास हो, ठीक है। और बाकी का आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि सर मैं साइंस का हूँ, मेरा एनसीईआरटी आरआई में एडमिशन हो गया तो वो लोग बीएड में क्या पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे, उनका काम है, वो सिलेबस हमसे बेहतर समझ रहे हैं, ठीक है। लेट देम डू देयर जॉब। आप एंट्रेंस पर फोकस करिए फिलहाल, ठीक है राहुल। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। देन आई कम टू निकिता, देन आई कम टू अपर्णा, देन मनीष। यस निकिता। निकिता, अपर्णा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अपर्णा जी, बताइए। एक्चुअली सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स और बीएड कोर्स दोनों के सिलेबस में क्या लेवल का अंतर होता है? अरे बहुत डिफरेंस है भाई। इंटीग्रेटेड बीएड का, बीए बीएड की बात कर रही हैं आप? यस सर, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड मैंने दिया था। नहीं, उसका और इस बीएड से कोई लेना देना नहीं है भाई। बीएससी बीएड का टोटली एकदम अलग पेपर और काम धाम सब कुछ एकदम अलग है, उसका इससे लेना देना नहीं है। वो सिलेबस तो सेम है ना सर? सिलेबस कैसे सेम है? आपने पेपर दिया है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का? हाँ, आरआई इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड का मैंने पेपर दिया था। कब दिया था आपने? जब मुझे एग्जाम, मतलब मैंने 12 क्वालिफाई किया था, उसके बाद भी दिया था और उसके 1 साल बाद भी दिया था उसका। और ये बीएड एंट्रेंस का मैंने 2022 में पास आउट किया था 12th। ठीक है, तो आपने फिर दिया था, फिर उसके बाद क्या किया? 2023 में क्या किया आपने?
तो मैंने जैसे एडमिशन ले लिया था अपने ही सिटी के कॉलेज में, और उसके बाद 2023 में मैंने फिर से एक बार एग्जाम दिया था, क्योंकि शायद 3 अटेम्प्ट होता है एग्जाम का। तो उसका भी सिलेबस सेम ही था जैसा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का है। तो दोनों के लेवल में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? देखिए पढ़ना, उसमें भी एडमिशन अब एनसीईटी के थ्रू होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। हाँ सर, बट उस टाइम आरआई के थ्रू ही होता था। हाँ, और उस टाइम होता था, अब नहीं होता है। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या दोनों का लेवल बहुत डिफरेंट होगा? तो अब आपको उसके लिए एनसीईटी आईटीईपी का पेपर देना है? नहीं सर, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मैं मतलब 3rd ईयर में ही हूँ। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो फिर आप आईटीपी के बारे में बात ही क्यों कर रही हैं? सर आईटीपी के बारे में नहीं बात कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि आरआई बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, ओनली बीएड, उसका और बीएससी बीएड दोनों का मतलब सिलेबस सेम है, तो क्या लेवल नहीं सेम नहीं है? मैं पहले तो ये कह रहा हूँ सिलेबस सेम नहीं है भाई, दोनों का पेपर अलग होता है यार, दोनों का अलग अलग एग्जाम है। अच्छा ओके। और एक वो 12th के बाद होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, दोनों का सिलेबस और पेपर सेम कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगी। नहीं, कंफर्म नहीं करना है, जो बता रहे हैं वही सही है, उसमें कंफर्म करने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी आरआई का जो 12th के बाद बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड जो भी एडमिशन हो रहा है, वो एनसीईटी आईटीईपी के एग्जाम के थ्रू होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। तो वो क्लास 12th के बाद कोई बच्चा देगा तो उसका तो उस बात से कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ तो जो 2 साल का बीएड हो रहा है ग्रेजुएशन के बाद जो हो रहा है, तो यहाँ जो पेपर स्ट्रक्चर है, सिलेबस है, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनसीईटी। एनसीईटी में 4 सब्जेक्ट के साथ 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, उसका पेपर का पैटर्न टोटली अलग चीज चल रही है, ठीक है? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और सर अगर मैं जैसे हम लोग का 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, हाँ ठीक है, तो क्या वो करने से बीएड हम लोगों को 1 ही साल करना पड़ेगा या फिर 2 ही साल करना पड़ेगा? देखिए इस पे गाइडलाइन नहीं आया है, ठीक है? जब तक 1 ईयर वाला बीएड शुरू ना हो जाए तब देखना पड़ेगा कि 4 ईयर वाले को अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट मान रहे हैं तो उसको क्या वो करने वाले हैं। इस पे गाइडलाइन नहीं आया। ये जो क्वेश्चन आपका है इसको मैंने कंफर्म कर रखा है यूनिवर्सिटी से भी, तो इस पर अभी तक गाइडलाइन नहीं आया, क्योंकि 1 ईयर का जो बीएड प्रोग्राम है अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है, 2026 से शुरू होगा। तो जब तक शुरू ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये देखिए, ये जो आप पूछ रही हैं, वो जो बीए बीएड बीएससी बीएड वाला आप कह रही हैं, वो तो भाई वो तो यहाँ से एडमिशन होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होता है उसका एडमिशन, ठीक है? सर एक्चुअली जब मैंने एग्जाम दिया था ना 2022 में, तब से दुनिया बहुत बदल गई है। 2022 से ना मैं 2025 में आ गया हूँ, तो मैं 3 साल बुजुर्ग हो गया हूँ, आप भी 3 साल बुजुर्ग हो गई हैं, ठीक है? तब से दुनिया काफी बदल गई है 22 से 25 आते आते, ठीक है? चलिए ठीक है सर। देन आई कम टू मनीष या कोई तो था। यस निकिता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निकिता। हाँ मैं देखने आप अपना हेडफोन निकाल लीजिए, क्या कह रही हैं? और मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट भी देना। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज आप एक बार अपना हेडफोन निकाल लेंगी क्या? ओके, इन मीन टाइम आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट। आई विल कम टू भव्या। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भव्या जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी भव्या बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन था और मेरा यस भव्या, काइंडली कंटिन्यू। सर इसमें जब आरआई के एडमिशन में आपकी कोई वीडियो थी, उसमें जब मैंने देखा था कि ग्रेजुएशन के मार्क्स भी कुछ पार्ट होल्ड करते हैं, तो वो पार्ट एक्चुअली मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था, आप एक बार वो क्लियर कर सकते हैं? देखो भव्या, मुझे लगता है कि आपने ग्रेजुएशन का मार्क्स फिल कर दिया ना? हाँ जी। ठीक है, तो छोड़ दो, वो जो कैलकुलेट होके आएगा खुद ही सामने आएगा। तो मतलब वो फाइनल रिजल्ट में काउंट होते हैं? यस यस, काउंट होगा। 60% इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस, 40% इज बेस्ड ऑन योर क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है? ओके ओके। हाँ, तो आप 60% पे फोकस करिए, अपना एंट्रेंस दीजिए, बाकी जो होता है नहीं होता सब प्रभु की माया है, वो खुद ही कैलकुलेट करके देंगे वो आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू भव्या। यस निकिता, आप क्या कह रही थी?
सर मेरा डोमिसाइल ना दिल्ली का है और मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिल्ली का है। तो अगर मुझे कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है तो क्या सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ओके सर। किसी भी सेंट्रल के संस्था में सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट और डिग्री होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू निकिता। देन वेलकम टू अंजलि, देन आर्या चौहान, अंजलि चौधरी। यस सर। जस्ट अ सेकंड, आर्या, यस अंजलि। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजलि। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, बट मैं जब फॉर्म भर रही हूँ तो उसमें ऑटोमेटिक भुवनेश्वर का लोकेशन ले रहा है बार बार ही। जब भी मैं फिल कर रही हूँ या फिर अपने नियर में देख रही हूँ राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश का, गुड़गांव, हरियाणा का, तो वो उधर का लोकेशन नहीं ले रहा, अपने आप ही भुवनेश्वर का ले रहा है। तो इससे कोई इशू होगा या एग्जाम में? भुवनेश्वर का लोकेशन कैसे ले रहा है भाई? अपने आप ही ले रहा है सर, मैंने 2-3 बार ही भरने की कोशिश की। आपका होम एड्रेस आपने कहाँ का डाला है? दिल्ली का डाला है सर। फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर का वीडियो देखा है आपने? हाँ मैंने देखा था, और फिर बाद में मैंने सारी चीजें फिल की ना, तो फिर बाद में जाके उसमें ना मतलब राजस्थान का आ गया था। बट फिर भी मेरा यही क्वेश्चन है कि पेपर जो होगा वो कैसे होगा, मतलब दिल्ली में होगा या फिर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नेक्स्ट कैंडिडेट आर्या चौहान, क्या डाउट है आपको? सर मेरा ये डाउट है कि मेरी जो मतलब वो है क्वालिफिकेशन है वो डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है। अच्छा ठीक है, डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट है, तो मैं एमएड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? वैसे उसमें एलिजिबिलिटी में था कि हाँ, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, ठीक है, कर सकती हैं आप। और सर मेरा फिर इसमें डाउट है कि इसमें मार्क्स में किसके मार्क्स भरूं, क्योंकि एक ही कॉलम दिया है, डीएलएड के या फिर ग्रेजुएशन? क्वालिफाइंग एग्जाम का भरेंगे जिस बेसिस पर वो फॉर्म फिल कर रही हैं। सर वो तो ग्रेड्स का डालिए, डीएलएड एंड ग्रेजुएशन का डालिए। सर ग्रेजुएशन में तो वैसे सीजीपीए मिली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसमें फिर तो सीजीपीए को कन्वर्ट करके फिल करिए। अच्छा, और डीएलएड का नहीं डालना उसमें कुछ? जब नहीं ऑप्शन दे रहा तो मत डालिए। और ये आप कहाँ का एमएड का फॉर्म फिल कर रही हैं? एमएड सर ये एमएड में जो ग्रुप सी का है ना सर, अजमेर से। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपने आरआई का ही फिल कर रही है ना एमएड? हाँ आरआई एमएड। हाँ, तो एलिजिबिलिटी आपने चेक किया है? चेक किया सर, उसमें डीएलएड एंड ग्रेजुएशन से अगर है तो एमएड कर सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो बस ठीक है, तो जो क्वालिफाइंग आपका ग्रेजुएशन है उसको फिल कर दीजिए, ग्रेजुएशन के मार्क्स। ठीक है सर। यस, राइट। और सर एक चीज और पूछनी थी कि 2 ग्रुप से हम भर सकते हैं फॉर्म, जैसे एमए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी डालना चाहती हूँ, ग्रुप बी का है वो, और एमएड ग्रुप सी का है। यस, बिल्कुल दे सकती हैं, एंड फिल करना चाहिए। एजुकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। तो सर 2 ग्रुप से कैसे फिल करते हैं? उसमें ऑप्शन 2 ग्रुप्स के लिए तो आ ही नहीं रहा, एक ही ग्रुप फिल करने का आ रहा है, या अलग अलग फॉर्म करना पड़ेगा? अलग अप्लाई करके देखिए। अच्छा, बस दिक्कत अगर हो रहा है तो अलग अप्लाई करके देखिए एक बार, उनसे आरआई को भी आपको दोनों बार फीस देनी पड़ेगी ना उसकी अलग? ऑब्वियसली। ओके ठीक है, ओके, देन आई विल कम टू ममता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ममता। सर मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ, सेकेंड ईयर में। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं नेक्स्ट ईयर सीयूटी एसएससी बीएड को टारगेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या प्रिपरेशन करूँ कि मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस है उसमें मेरा नाम आ जाए? आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा पॉलिटिकल प्लस हिस्ट्री। अरे सोशल साइंस से हो, कौन से सब्जेक्ट से हो? ठीक है, CUPP04 है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? CUPP04 का सिलेबस देखिए और प्रिपरेशन शुरू करिए। तो मतलब क्या स्टडी मटेरियल? दिल्ली बैच की यूट्यूब पर जाइए, CUPP04 का आपको सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप सिलेबस डिटेल में देख लीजिए, उतना पर्याप्त है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है? CUPP04 का सिलेबस देखिएगा, आपको दिल्ली बैच पर DU बीएड वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, DU BED 2025 वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। CUPP04 का सिलेबस देखिए, उतना पर्याप्त है, ठीक है? ओके सर, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी इम्पोर्टेंट है? वो जब देखेंगे पता चल जाएगा सिलेबस वाला वीडियो, ठीक है? ओके, थैंक यू। वेलकम टू सुप्रिया कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुप्रिया जी। सर वो सिलेबस वाला भी अपर्णा ने पूछा कि
आरआई और इंटीग्रेटेड बीएड और आरआई बीएड का सिलेबस अलग है, बट सिर्फ कंफ्यूजन उसी में है कि सिलेबस तो मैंने भी देखा तो ऑलमोस्ट सेम ही था सिलेबस, तो आप एक बार वो दिखा अरे सकते हैं उसका स्क्रीन पर। एग्जाम सीयूईटी से होता है भाई, सॉरी एनसीईटी से होता है। यस सर। ठीक है, आपको फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर, आप दिखा सकते हैं क्या इसका? नहीं, ये मैं नहीं वाले दिखा सकता हूँ। अब आप बताइए, आपको फर्क समझ में आ रहा है कि कोई बच्चा Yes, 12th के sir. बाद इंटीग्रेटेड बीएड का पेपर दे रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद बीएड का पेपर दे रहा है, दोनों में फर्क समझ में आता है आपको? यस सर। हाँ, क्या फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? सर लेवल तो बहुत अलग रहेगा दोनों का, बट सिलेबस से। अरे वो तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी ही दूसरी है जी शर्वानी मैम। सर जैसे जनरल के लिए एक ही सीट है, तो सर ऐसा कोई और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कंपटीशन थोड़ा कम हो, क्योंकि आरआई में तो सिर्फ एक ही सीट है जनरल वालों के लिए। तो अब क्या करेंगे उसके लिए बताइए? सर तो कोई ऐसा कॉलेज जिसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो। अरे एनसीईआरटी आरआई में नहीं है भाई, जो अब है हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे ना। ठीक है, एनसीईआरटी आरआई में अब जोन वाइज सीटें डिवाइडेड है, अब जितना है उतना है। ठीक है, और बाकी किसी और कॉलेज पर तो आईबी यूनिवर्सिटी डीयू जिसका फॉर्म वॉर्म फिल हो रहा था, जितना होना था हो चुका है इस साल। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम है। हाँ हाँ सर नेक्स्ट ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका जाके डेली बैठ के यूट्यूब पर चेक करिए। ठीक है सर, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए? जुलाई एंड में शुरू होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी से क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए, जो कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नेक्स्ट ईयर पेपर देना है, डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस जुलाई एंड में शुरू होगा। कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जाइए डेली बैच के यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का नाम दे रखा होगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल लाइन बाय लाइन सर्च करना शुरू करिए, नोट करना शुरू करिए, और ये भी देखिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 महीने पहले से प्रिपेयर करने लगेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा उखड़ जाएगा, या 2 महीने पहले से करेंगे तो कुछ कम होगा। इतना जल्दी भी जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है। बस जाइए, एलिजिबिलिटी चेक करिए, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करना है, सारे प्लेलिस्ट उसमें अवेलेबल हैं, जाके उसको देख लीजिए। ठीक है जी, प्लीज़ हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें सभी लोग कि मतलब आरआई वालों को पेपर है 29 जून पर, तो फोकस उस पर रखें। एंड हाँ, कोई भी बच्चा इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर क्लास 12th में लेवल ये था और ग्रेजुएशन का। अरे भाई, 12th का जो पेपर होता है दूसरी बॉडी कंडक्ट करती है भाई, ग्रेजुएशन के बाद वाले बीएड के पेपर दूसरी बॉडी कंडक्ट करती है, दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। शर्वानी मैम, राइट, एनसीईआरटी आरआई में आई थिंक आपने कंटेंट भी कवर कर रखा है। जो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड क्लास 12th के बाद है, उसका अलग से पेपर एनसीईटी करवाती है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। हाँ यस शर्मा, मैं इसी पे क्लैरिफिकेशन दे रही थी स्टूडेंट्स। देखो, मैं ना एक आपको स्लाइड शो कर रही हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसमें आगे फर्दर कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। होपफुली मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। यस यस मैम, प्लीज कीप इट शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ द सेशन। श्योर। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रुप ए में आप देख रहे हो ना, बीएससी बीएड और बीए बीएड, ये दोनों ही पेपर अब कोई और कंडक्ट करवाता है, जिसका नाम एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इन दोनों का एडमिशन आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू होता है। आप जो सिलेबस सेम होने की बात कर रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ कि आप वो बात कर रहे होगे एमएससी बीएड की, जो कि 6 साल का प्रोग्राम होता है, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीए। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसका नहीं मैम, वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इनको कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि 3 साल पहले जब ये पढ़ाई करने आए थे तब सेम था, तो बस ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 2025 चल रहा है, सिंपल सा बात है। अब उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ मीटिंग में बैठ के। ठीक है, जो चीज़ 2022 में लागू होती थी 2025 में नहीं लागू होती है, सिंपल सी बात है। तब एनसीईआरटी आरआई अपना पेपर कराता था, तब पेपर स्ट्रक्चर सेम था। ठीक है, अब किसी ने 2022 में दिया होगा, ग्रेजुएशन 2025 में कंप्लीट कर रहा है, तो भैया अब तुम ग्रेजुएशन के बाद वाला बीएड करोगे ना, तो ठीक है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है मैम। मतलब यूजलेस टॉपिक है एज ऑफ नाउ। यस श्योर सर। तो होपफुली आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज गो फॉरवर्ड। हाँ, जो भी 12th वाले इस तरह के बच्चे हैं भाई, 2022 में क्या नियम होता था भाई, 2025 चल रहा है यार। मतलब ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना तो थोड़ा सा अपग्रेड करके आइए सेशंस में अपने आप को।
ठीक है, सभी एनसीईआरटी आरआईज में जो भी 12th के बाद एडमिशन होता है उसका एडमिशन आईटीईपी के एग्ज़ाम के थ्रू होता है, उसका इस सेशन के एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आईटीईपी इज टोटली डिफरेंट, एनसीईआरटी आरआई बीएड का पेपर इज टोटली डिफरेंट। खैर आई विल मूव टू नेक्स्ट कैंडिडेट। यस सत्यजीत खुंतिया। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए। हाँ सर, मैंने तो अभी तक आरआई के लिए अप्लाई नहीं किया है। आज नहीं तो कल में कर लूंगी, लेकिन सर क्लास के आपकी दिल्ली वाइड में क्लास अवेलेबल नहीं है सर। नहीं, दिल्ली वाइड्स के ऐप में अवेलेबल है ऑलरेडी। कल आई थिंक शनाई में कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, आपका जो दिल्ली वाइड का यूट्यूब में नहीं, मैं दिल्ली वाइड से कोई भी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे नहीं कंडक्ट होती है, कोई भी। आपकी एप्लीकेशन पे होती है? नहीं, एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। अच्छा, मैं तो और मैं अभी इस साल सीयूईटी भी दिया था। ठीक है सर, 101 मार्क आया है बीड में। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस बार भी ये आरआईसी दे। मैं उड़ीसा से हूँ सर, भुवनेश्वर। ठीक है। हाँ। मेरे को कैसे क्या प्रिपेयर हो सके अच्छे से? क्या पूछा आपने, कैसे क्या कर सके? कैसे क्या, मैं सर मीडियम एवरेज स्टूडेंट हूँ सर। हाँ ठीक है सर, कैसे क्या करके अच्छे से प्रिपेयर हो सके एक ही चांस में? अब यार मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं तो यही करता हूँ कि भाई सिलेबस उठाता हूँ, ठीक है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को नोट करता हूँ और देखते जाता हूँ कि टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है। सर जो इंग्लिश का आता है, ये क्या ग्रामर बेसिस आता है क्या? यस, कोई सब कुछ आता है। यस, ग्रामर आता है? नहीं भैया, इंग्लिश का सिलेबस देखा है आपने खुद से कभी? ये नहीं, ये आरआई का नहीं देखा है सर। हाँ, तो नहीं देखा है तो उसको यहाँ मत पूछिए, पहले देख कर आइए कि उसमें क्या दिया हुआ है, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सिलेबस जो दिल्ली वाइड के यूट्यूब पर दिया हुआ है, इतना तो कम से कम खुद पर दया करिए कि देख आइए। ठीक है, कम से 15 दिन रह गया एग्जाम के लिए, अभी आप पूछ रहे हैं क्या पूछता है। कम से कम जाइए खुद से दिल्ली वाइड के यूट्यूब पर सिलेबस देख कर आइए क्या सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट सुप्रिया। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुप्रिया जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेरी है कि जब मैं लैंग्वेज सेक्शन की स्टूडेंट हूँ, तो सर उसमें जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था, तो उसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो सर ऑप्शन आया मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में, बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो सर मेरा ये कंफ्यूजन है कि मेरा तो लैंग्वेज सेक्शन है, तो बट उसमें सर ऑप्शन नहीं आ रहे थे, तो लास्ट में मैं एट लास्ट ये फील कर दी, तो उससे कोई इशू नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं उससे। और सर एक और क्वेरी थी सर, मेरा मास्टर फाइनल ईयर है, मतलब डीयू से, मिरांडा से, तो सर इसमें जो है अब मेरा ये बीएड 1 ईयर का कोई चांसेस नहीं है अभी, जो अगर मैं आरआई का एग्जाम दूंगी उस जब तक वो होगा तब तक? यस, 2026 से 1 ईयर का बीएड शुरू होगा। अभी शुरू होने के बाद उसमें क्या होगा, कौन से कॉलेजेस से होगा, नहीं होगा, बहुत एम्बिग्विटी है उसमें। ठीक है, ओके सर। आई डोंट थिंक कि उस पे आपको रिलाई करना चाहिए। और अगर आपको इस साल कोशिश करना चाहिए किसी अच्छे संस्था में आपका एडमिशन हो जाए तो बेहतर रहेगा। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। एंड देखो यार, पता है, देखो सुप्रिया, जब कोई ऐसा बैच पास आउट होता है कि अगले साल नियम चेंज हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हारा मास्टर्स इस साल कंप्लीट हो रहा है, तो अब तुम एक साल बैठे तो रहोगी नहीं कि भैया अगले साल बीएड 2 साल का शुरू होगा तो देखे, 1 साल का बीएड शुरू होगा तो देखा जाएगा। क्योंकि अगले साल मान लो 1 साल का बीएड शुरू हो भी जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा इंस्टीट्यूट करवाएगा, क्या एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर होगा, तुम सेलेक्ट होगी कि नहीं होगी, बहुत सारे एम्बिग्विटीज हैं फिर तो। ठीक है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल हम जब हो रहा है एडमिशन सेलेक्ट हो ले, जब नियम चेंज होगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सुप्रिया जी। अंजलि चौधरी जी, बताइए। हेलो जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, आरआई बीएड और बीएड में कोई खास डिफरेंस होता है या फिर ऑलमोस्ट सेम ही होता है? क्या, किस तरह का डिफरेंस का उम्मीद कर रही हैं आप?
मतलब सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोर्स में जो होता है, जैसे मैंने अभी ग्रेजुएशन कर ली, तो काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें जो होता है ना, ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। काफी लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब कौन इस लोग चीज कह रहे से। हैं? काफी लोग हैं, किसी एक को बुलाइए। हाँ, फ्रेंड है मतलब, या फिर बुलाइए उसको, मीटिंग दोस्त का लिंक वगैरह भेजिए, भाई। बुलाइए उसको। अभी तो यहाँ पे नहीं है सर। तो मीटिंग का लिंक भेज के बुलाओ, काफी लोग जो कह रहे हैं, फिर पूछ के बताते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं तो इस चीज से लेके ना काफी कंफ्यूजन हो रही है, इस वजह से मैंने भी मतलब हाँ, तो कह तो रहे हैं, जो काफी लोग कह रहे हैं उनको बुलाइए पहले। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, मैं समझ पाऊंगा। तो भी है नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब नहीं है तो बताइए क्या किया जाए। ठीक है, तब तक किसी और से बात कर लेता हूँ, जब वो आएंगे तब तक जो है देखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी अमन। यस सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जी बताइए। हाँ सर, इस बार जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा जी, तो कंप्यूटर सीबीटी मोड में होगा तो इसमें क्वेश्चन तो बाइलिंगुअल में आएगा। हाँ आएगा बाइलिंगुअल में, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। यस सर, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो बाइलिंगुअल आएगा जी। सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। बताइए। सर, इसमें जो रेशियो मतलब कैसे होता है, मतलब इसमें तो सिलेक्शन होना है 110 स्टूडेंट का। बेटा पेपर दे लो तुम, कितना रेशियो रखते हैं एक स्टूडेंट का, कितना नहीं रखते हैं भाई। तुम्हारा 15 दिन बाद पेपर है, पेपर दे लो यार। ठीक है, अगर सर रेशियो 1:10 की जगह 1:5 रखेंगे, 1:4 रखेंगे तो क्या पेपर नहीं दोगे? यस सर, देना तो है। जब जब दोनों केस में दोगे तो फिर चुपचाप दे आओ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, रेशियो 1:10 रहता है। मान लो 1:12 कर दे तो क्या पेपर नहीं दोगे? तब भी दे रहे हो। 1:4 कर दे तब भी दे रहे हो, तब देना ही तो दे लो पेपर। ऐसा तो कुछ है नहीं कि सबका प्लान चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके देन वेलकम टू मनीष कुमार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीष जी। सर मेरा डाउट ये है कि सर मैंने कॉलेज अपना सीयू से किया है फ्रॉम बीएससी मैथ्स, तो वहाँ पे सर क्या है कि जब मार्कशीट्स हमारी आई है तो उसमें टोटल मार्क्स भी है प्लस सीजीपीए भी दिया हुआ है। तो सर अब जब आरआई के फॉर्म में दे आर आस्किंग फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स और उसके परसेंटेज ऑटोमेटिकली उसमें आ जा रही है। तो सर क्या मैं सीजीपीए डालूं या फिर टोटल मार्क्स डालूं, ऑनर्स और इंक्लूडिंग ऑनर्स प्लस जनरल या सिर्फ ऑनर्स के? टोटल ओवरऑल टोटल मार्क्स कितना, मार्क्स ऑब्टेन्ड। राइट सर, राइट। ठीक है, ठीक है, ओके यस चारुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मेरा डाउट नहीं है लेकिन जनरल डाउट है, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी किया था जी। सर मेरा ये डाउट है कि कल आपने नुपुर मैम से भी तो पूछा था। हाँ जी, कल आपने नुपुर मैम से भी तो पूछा था। हाँ जी सर, वही तो वाला डाउट उसी है। प्रश्न को 10 बार पूछ कर मेरे हर सेशन में आकर क्या विशेष सुलझ जाता है? जब मैं अपने कंठ से कहूंगा तभी स्पष्टता आएगी। ऐसा तो नहीं है सर, मतलब हाँ। आपको मैं देखिए चारुल सुनिए, मैंने आपको क्वेरी देख लिया था, आपने इंस्टा पर मैसेज किया था। आपकी कैटेगरी वगैरह के हिसाब से आपका एज कभी आपके बाउंडेशन में नहीं आएगा। ठीक है, एज कभी आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगा। आप बस इस बात पर फोकस करिए कि आप कितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ें सीख कर सेलेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैटेगरी का भी एडवांटेज है, तो आपको उस बात से कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाला है। DSSB में भी नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन देखा था तो उसमें नॉट एक्सीडिंग 30 लिखा हुआ था सर, अनरिजर्व के लिए। तो तुम अनरिजर्व में हो? नहीं सर। तो नहीं हो तो क्यों पढ़ रही हो अनरिजर्व वाला? ओके सर, ठीक है, और DSSB में ऑलरेडी फीमेल्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। इकोनॉमिक्स के लिए भी? जी, इकोनॉमिक्स के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन तो फीमेल्स के लिए एडिशनल है DSSB में। ठीक है, प्लस आपका कैटेगरी का भी रिलैक्सेशन है। तो चारुल तुम्हारे लिए ऐसा है ना कि तुम आज कल परसों जब तुम्हारा मन करे बस तुम पढ़ के सेलेक्ट हो लो। नहीं सर, मेरा टीजीटी में तो नहीं जा रहा है क्योंकि मैं सिर्फ ऑनर्स किया हुआ है। जहां भी जा रहा है, पीजीटी में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, उसमें सेलेक्ट हो लो बस तुम। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एज इज नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी से भी है। ठीक है, तो चारुल अब ये प्रॉब्लम सॉर्टेड है। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड देखिए बाकी के लोगों को भी मैं एक चीज़ कहूँगा। देखो यार, पता है मतलब यार, मतलब आप लोग सोच के देखिए, मतलब किसी बच्चे का 15 दिन बाद पेपर है
कोई यहाँ पे पूछ रहा है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। फॉर्म फिल करने का एक दिन रह गया है, आज 15 है, 16-17, ठीक है। और ये सारा वो इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे, आप कहीं जाओगे, देखोगे आपको अवेलेबल है, आप उसको एक बार देखिए ढंग से, ठीक है। और आप एट द सेम टाइम आप लोग एक चीज़ और समझिए कि आप जागरूकता देखिए कि बहुत सारे बच्चे अगले साल के प्रिपरेशन वाले अभी से ज्वाइन करने लगे हैं। अभी तुम्हारा सॉर्ट आउट हुआ नहीं है कि अगले साल के बच्चे खड़े हैं आपको कुचल के आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और देखिए एट द सेम टाइम ये भी देखिए कि आप कुछ जो बच्चे 2022 में आरआई का पेपर 12th के बाद वाला बीएड वाला दिए थे, इंटीग्रेटेड वाला, आप एक चीज़ नोटिस करके देखिए, 2022 से 2025 आते आते एंट्रेंस एग्ज़ाम का तरीका, पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस सब कुछ बदल भी गया है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस बात पर थोड़ा सा समय देकर जानने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको, अगर अपने करियर को लेकर थोड़ा सा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये बातें सुन के बुरी लगेंगी आपको, लेकिन प्लीज़ यार, आप नहीं करोगे तो जब नेचर आपके लिए करेगा तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा होगा। तो बेहतर है कि आप खुद ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी आर्या चौहान। सर अभी मैंने आपसे पूछा था डीएलएड और मेरा ग्रेजुएशन दोनों है, तो सर अगर मेरा डीएलएड में ज़्यादा मार्क्स है तो क्योंकि उसमें वेटेज काउंट हो रहा है, तो डीएलएड का डाल दूं मैं या ग्रेजुएशन का? ग्रेड्स का डालिए। किसका? ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का ही, ठीक है सर। आपने पहले डीएलएड किया है कि पहले ग्रेजुएशन किया है? पहले डीएलएड देन ग्रेजुएशन। हाँ तो ग्रेजुएशन डालिए ना। ठीक है सर। ठीक है। यस पियाली मंडल। जी पियाली बताइए। यस चारुल। सर मेरा ये डाउट है कि सीटेट अगर सोशल साइंस से किया, जैसे इकोनॉमिक्स से मैंने सोशल साइंस से किया, तो मैं टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी? जी। टीजीटी सोशल साइंस के लिए? जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। यस पियाली मंडल। यस पियाली, यू आर नॉट ऑडिबल, आई थिंक यू शुड रीजॉइन। अच्छा, इन मीन टाइम आई विल टॉक टू शहनाज। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो शहनाज, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल सर? जी जी बताइए बताइए। हाँ सर, मैंने ना आपकी वीडियो देखी थी, उसमें लाइक मैथ, सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट के भी सिलेबस आपने मेंशन किए हुए थे, जब फॉर्म आया ही आया था, बट एज आई कैन सी, जी जी जी, और अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वही इंग्लिश का और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में, हर एंट्रेंस में बताए गए हैं। तो सर वो सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, और मैंने अभी जस्ट जो सिलेबस आपको बताया गया दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर वही आ रहा है। जी ठीक है, ठीक है। हाँ उसको आप देखिए। ठीक है। हाँ यस पियाली। आई थिंक आपने हेडफोन निकाल लीजिए, नॉट ऑडिबल अगेन। एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? जी तरन्नुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा इग्नू से रिगार्डिंग है डाउट, तो पूछूं? यस यस बताइए बताइए। एंड तरन्नुम, आपका सीयूटी में क्या चल रहा है? सर सीयूटी वगैरह का तो दे दिया था, आईपी का भी दे दिया, जामिया का भी, बीएड का भी दे दिया, डीएलएड का भी। आप लैंग्वेज वाले बैच में थी ना दिल्ली बाइट्स पर? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, कैसा रहा आपका स्कोर वगैरह? सर मेरा डीयू का तो जो सीयूटी का था उसमें 156 आया था सर। अच्छा। और मैंने आपको भेजा भी था सर। अच्छा। पीवाईक्यू मैंने भेजा भी था, क्वेश्चन पेपर जो था। हाँ। यस सर। और सर आईपी में जो है 886 आई है मेरे रैंक। अच्छा। यस सर। और सर जामिया का तो अभी आया नहीं है। अच्छा, ओके ओके। हाँ। और आरआई का मैं कर रही हूँ सर। जी जी जी।
वही सर मुझे इग्नू के रिगार्डिंग हाँ पूछना था बताइए कि सर उसमें सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन के लिए ना लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो वही सर मुझे करना चाहिए या फिर नहीं? कर लीजिए री रजिस्ट्रेशन सर। जी राइट, कर लीजिए। ओके सर, ओके ठीक है, कर लीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलिए खैर, देन वी आर रैपिंग अप द सेशन। देखिए आप सभी लोगों को एक बहुत छोटू सा सजेशन ये है, देखो यार किसी भी फील्ड में करियर बनाने में जा रहे हैं ना, थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करके आना चाहिए कि क्या चल रहा है और जिस प्लेटफॉर्म सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं इन लोगों ने क्या अपने कंटेंट या वीडियो में बता रखा है। इससे ना आपका काम सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने लिए आप चीज़ों को सॉर्टेड करिए। अदरवाइज आपके पास एक ही एक्सक्यूज़ बचता है कि सर मैंने कहीं से सुना है, मुझे किसी ने बोला है। अब एक तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे IQ लेवल पर जो लोग बैठे हैं उनके सुनने और समझने समझाने से आपके जीवन में कुछ नहीं बनने वाला है। आप कभी वाकई में देखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते हो, तो आपका अगर कोई दोस्त होता है ना, तो उसका और आपका IQ लेवल सेम होता है ऑलमोस्ट। तो उनके पास भी प्रॉब्लम का ऐसा कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। हमेशा आप देखो कि सॉल्यूशन आपसे 2-4 साल जो बड़े हैं या 2-4 साल पहले से उस काम को कर रहे हैं या ज़्यादा उस फील्ड में एक्टिव हैं, वो आपको ज़्यादा कंक्रीट और बेहतर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। लेकिन ऑफन होता क्या है कि हम ऐसे लोगों को जाने के पास बजाय हमें टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि मैंने सुना है, ऐसा हमको पता चला है। अभी तुम सुने क्या हो, तुम खुद क्यों नहीं डाउनलोड करके पढ़ ले रहे हो क्या लिखा हुआ है, तुम खुद क्यों नहीं ऑफिशियल वेबसाइट रीच आउट कर ले रहे हो, तुम खुद नहीं क्यों नहीं एक बार सर्च करके देख ले रहे हो। तो थोड़ा सा ना आपको उस बात पर समय देने की आवश्यकता है। और ख़ास करके जब आप करियर बिल्डिंग के फेज़ में हो तो कोशिश करिए कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद से भी सर्च करके रखें और फिर हम यहाँ पर टू द पॉइंट मुद्दे पर बात करें। अदरवाइज आपको लगेगा भी अरे यार ये तो हमको सुन ही नहीं रहा यार, मतलब समझ रहे हो, जितना ज़्यादा ज्ञान उतना ज़्यादा ईगो भी हर्ट होगा फिर आपका। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ से हमको बचने की ज़रूरत है। और नॉट जस्ट टीचिंग एंड में, नॉट जस्ट B.Ed में, एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी फील्ड में आप करियर बना रहे हो, बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा इन 2-4 बातों का ध्यान रखो। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ये सब होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस बुनियादी सी बात है कि थोड़ा सा महज आपको बस जागरूक रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि हमको टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है, तो भाषा जो होता है जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है, लैंग्वेज क्या है, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आप उसको सुन पा रहे हो क्योंकि आप उसको महसूस कर रहे हो, आप भी उसी लैंग्वेज में हो। अगर आप चाइनीज़ होते तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो आपको लगता पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज आप उस बात को कैच कर पा रहे हो। तो टीचिंग के फील्ड में तो लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल होना तो बेसिक चीज़ है। तो सिंपल सा बात है, इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए इस बात को समझने के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुत सिंपल सा बात है कि 29 को पेपर है और आज इंग्लिश का सिलेबस खंगाल रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो, इस बात को समझने के लिए बहुत बुद्धिजीवी, बहुत पढ़ना, बहुत इंटेलेक्चुअल ये सब होने का जरूरत नहीं है। इस बात पर बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होने का जरूरत नहीं है कि हमको किसी ने कहा है कि B.Ed कर लोगे तो ग्रेजुएशन करने का जरूरत नहीं है। सर मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने, किसी ने बताया है। अबे खुद से पढ़ के देख लो। जब B.Ed में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही ग्रेजुएशन बोल रहा है तो कैसे तुम कह रहे हो ग्रेजुएशन करने की जरूरत है कि नहीं है। तो मतलब कहने का सेंस है कि आपको अच्छा पैसा अर्न करना है, लाइफ में अच्छा करना है, करियर में कुछ बेहतर करना है, तो इसके लिए आपको बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हार्ड वर्किंग ये सब होने का जरूरत नहीं है। बस बुनियादी बातों का समझ रखने का जरूरत है। ठीक है, बस बुनियादी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जीवन भैया कैसे चलता है, बस बुनियादी बातों का आपको समझ रखना है। आप पढ़ने आए हो, किसी फील्ड में करियर बना रहे हो, आप क्यों बना रहे हो, क्या उस फील्ड से आप उम्मीद करते हो, बहुत बेसिक बातों का, बहुत मोटी मोटी बातों का बस आपको जागरूक होना है। जैसे मैंने अभी लैंग्वेज वाली बात बोली थी, बहुत से लोग आते हैं, सर हम हिंदी मीडियम के, सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, सर मैं तो हिंदी एकदम बोल ही नहीं पाती हूँ, सर क्या बताऊँ आपको। अरे तुम कुछ मत बताओ भाई, अगर तुम केवल अंग्रेजी वाली हो तो भी तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो भी तुम्हारे लिए समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या क्यों है ये बात समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें बहुत ही खरी खरी, बहुत ही सीधी सीधी हैं, देखोगे तो दिखेगा। ठीक है, कि एग्ज़ाम कितना दूर रह गया है, हम RI पर बात कर रहे हैं, क्या हमको प्रिपरेशन का वो रखना है, ठीक है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए,
ठीक है, तो ये अप्रोच होना चाहिए। और जब तक आप खुद से रीड नहीं करोगे, जब तक आप खुद से उसको एक बार रीड करके नहीं समझोगे, तब तक आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे। अदरवाइज आपको लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं यार, वाई वुड आई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब तक आप सिर्फ स्क्रीन के भरोसे रहोगे ज्ञान के लिए तो फिर दिक्कत होगा। इट इज पुअर पीपल हु हैव स्क्रीन, रिच पीपल ऑलवेज हैव लाइब्रेरी विद देम। तो कोशिश करिए कि वो टेंडेंसी भी आए रीडिंग वाली, वो लाइब्रेरी वाली टेंडेंसी भी आए। थोड़ा सा ये अप्रोच रखेंगे तो ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी वे में, सिंप्लीफाइड वे में, सॉर्टेड है। सभी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज़ बहुत ही सॉर्टेड वे में एक्सप्लेन करती हैं और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना, डिकोड करना और करियर में अपने लिए कुछ बेहतर रास्ता बनाना। बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत बुनियादी बातों का आपको समझ होने की ज़रूरत है और आपको चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि क्या इसमें पॉसिबल है, क्या इसमें नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो आप ये अप्रोच रखते हैं तो आप के लिए सक्सेस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, आई विल टेक द लास्ट क्वेरी एंड आई विल रैप अप द सेशन। यस अपर्णा। सर हम जानना चाहते थे कि आपने भी आरआई से बीएड किया क्या? अच्छा, मान लो नहीं किए हैं तो क्या करोगी? नहीं, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज कि आपने नहीं, मैं कहाँ दिल्ली से यूनिवर्सिटी अपना से कर रखा है, क्वालिफिकेशन मैंने किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है। ठीक है, ओके सर। हाँ, और मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती अपना इतना क्वालिफिकेशन किसी को बताने के लिए, लेकिन चलिए ठीक है, आपने पूछ लिया है तो मैंने, ठीक है चलिए। खैर, अपर्णा, उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया में, डीयू में, आरआई में। ठीक है, तो उससे मेरा जीवन अब बहुत उससे ज़्यादा ऊंचे पायदान पर हो। ठीक है, तो हर सेशन में मेरे अच्छे खासे स्टूडेंट आरआई में, डीयू में, जामिया में, जगह जगह सेलेक्टेड रहते हैं, नो बिग डील। ठीक है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है। ठीक है, चलिए खैर, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट विल बी ऑल। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेज एंड गुड नाइट।